नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारी 12th क्लास जो थी ना, कई दिन से उस पर क्लास नहीं ले पा रहे। जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे थे अपना, लास्ट चैप्टर है यूट्यूब पर ये 12th क्लास का। 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दी मैंने और ये 10वां चैप्टर आपके स्टार्ट कर दिया ना, 10th वाला। अब इसको आज कंटिन्यू करते हैं भैया। और अपन ने इसमें पढ़ा क्या था मैं एक हल्का सा एक बार रिवाइज कर दूं उसको ना। अपन ने डी ब्लॉक की डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद कुल डी ब्लॉक के तत्व 40 थे, उसमें से 36 तत्व कैसे थे आपके संक्रमण कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक कॉपरनीशियम या यूयूबी अन वाइयम को छोड़कर। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेकंड भाई, वो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई संक्रमण तत्व की जो डेफिनेशन है ना आपकी, वो क्या है कि ऐसे तत्व जिनमें मतलब डी कक्षक है वो कैसे होने चाहिए, मूल अवस्था में या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण होने चाहिए, तो उनको संक्रमण कहेंगे। और अगर अपूर्ण नहीं है, या तो मूल अवस्था में या फिर किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण नहीं है, D10 विन्यास मिल रहा है, यानी जैसे D1 से D9 तक मिल रहा तो अपूर्ण, D10 है इसका मतलब पूर्ण, तो उसको संक्रमण नहीं मानते। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम में ये मूल अवस्था में भी और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी कैसे होते हैं, अरे कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। तो आपसे पहले सवाल पूछा जा चुका है कि हाँ, तो पहले आपसे क्या सवाल पूछा है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया, जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया, बस आपको यही आंसर देना जो मैंने बोला अभी। इसके बाद हमने डी ब्लॉक तत्व थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, कौन कौन से अपवाद थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि ये अपवाद हैं आपके सारे। तो वो चीजें आपको है ना। उसके अलावा अपन ने ये एक ऐसे भी लिखा था कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनकी मूल अवस्था में तो कैसा D10 विन्यास है, यानी डी कक्षक कंप्लीट भरे, लेकिन मतलब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में जैसे Ag प्लस दिखाता है या कॉपर +1 दिखाता है, तब तो वहां पूर्ण ही है, पर कॉपर +2 भी दिखा सकता है, ऐसे Ag+2 भी दिखा सकता है, तो फिर वहां कैसा हो जाएगा, D9 विन्यास हो जाएगा। इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं, अरे उनको संक्रमण तत्व कह सकते हैं। तो आपके दोनों ही सवाल दे रखे हैं पाठ्यनिहित और उदाहरण के अंदर, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं क्या कि भाई जो संक्रमण तत्व है उनमें डी कक्षक कैसे कंप्लीट भरे नहीं होंगे, तभी तो कह रहे हैं अपन उनको क्या, संक्रमण। तो इसका मतलब जो आंशिक डी भरे या कह दो आंशिक जो भरे हुए हैं, जैसे D1 से D9 तक जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उस वजह से ये कुछ मतलब गुणधर्म दिखाते हैं, जैसे कलरफुल आयन का बनाना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनाना, कई ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना। तो ये किसकी वजह से है, आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षकों की वजह से, आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षकों की वजह से। एक अर्धपूरित होता है, एक पूर्ण पूरित, एक आंशिक पूरित लिखा है अपन ने, तो अर्धपूरित कक्षकों की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, इसमें मैं लिखता हूं आपके लिए, देखो कि अर्धपूरित, अर्धपूरित क्या, सॉरी आंशिक पूरित है ना, अर्धपूरित नहीं, आंशिक, आंशिक पूरित यानी आंशिक भरे हुए, ये लो आंशिक भरे हुए डी कक्षकों के कारण, डी कक्षकों के कारण डी कक्षकों के कारण आंशिक भरे हुए डी कक्षकों के कारण डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कह सकते हैं अपन, कुछ अभिलाक्षणिक यानी करेक्टरिस्टिक्स, अभिलाक्षणिक गुणधर्म दर्शाते हैं, अभिलाक्षणिक गुणधर्म
दर्शाते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, अभिलाक्षणिक गुणधर्म, जैसे मैं यूं कह दूं, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना। जैसे रंगीन आयन बनाना, आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि डी ब्लॉक के तत्व या कहते संक्रमण तत्व कलरफुल आयन बनाते हैं क्यों, तो क्या कहेंगे? आंशिक भरे हुए डी कक्षकों की वजह से, आंशिक भरे हुए डी कक्षकों की वजह से। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना, रंगीन आयनों का निर्माण करना, ये लो, रंगीन आयनों का निर्माण करना। तीसरा है संकुल यौगिक बनाना, यानी लिगेंडों के साथ मिलकर संकुल यौगिक बनाना। ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। संकुल यौगिक बनाना, यानी जो जटिल जटिल यौगिक हैं, उपसय संयोजक यौगिक हैं, अपन ने पढ़ रखे हैं। संकुल यौगिक बनाना, एक अनुचुंबकीय प्रकृति भी दिखाते हैं भैया। कौन सी? अनुचुंबकीय प्रकृति। अरे कंप्लीट भरे नहीं होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे? अयुग्मित, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वीवीडी में पढ़ा ना अपन ने, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो एक क्या? अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करना, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करना। ये लो, आपसे डायरेक्ट पूछ ले। इसके बाद देखिए आप अगली हेडिंग, अगली जो हेडिंग है अपने, वो क्या है सुनिए। अगली जो हेडिंग है आपकी, वो देख लेते हैं। तो संक्रमण तत्वों के गुण, यानी क्या क्या गुण रखते हैं। तो संक्रमण एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऐसे कैसे? संक्रमण तत्वों के गुण, संक्रमण तत्वों के गुण। देखिए संक्रमण तत्वों के गुण क्या हैं, सुनिए आप। तो संक्रमण तत्वों के गुण, सबसे पहले देखो संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व ये सारे धातु हैं। तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे कि ये सभी तत्व क्या हैं? धातु। दूसरा देखो, धातुओं के कुछ गुण होते हैं, जैसे वो तन्य प्रकृति की होते हैं। एक वो आपके आघात वर्धनीय होते हैं, वर्धनीयता का गुण रखते हैं, यानी चोट मारने पर, आघात करने पर वो चद्दर नुमा, मतलब उनको ढाला जा सकता है, यानी ब्रेक नहीं होते हैं। और ऐसे ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? मतलब सुचालक होते हैं, यानी ऊष्मीय और विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ गुण हैं इनके। तो क्या लिखेंगे अपन? पहला गुण तो डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है भाई? धातु।
तो डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। सभी तत्व क्या होते हैं भाई? अरे धातु होते हैं। पहला पॉइंट। अगला, वो चाहे तो देखो ऊपर वाले हैं ना, वो भी गुणी हैं, अनुचंबकीय प्रकृति दिखाते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। चाहो तो गुणों में भी उनको लिख सकते हो आप। बाकी स्पेशल रीजन पूछ ले तब भी आप ये रीजन दे सकते हैं। क्या जो मैंने बोला है कि रंगीन यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का क्या है? अरे मतलब अभिलाक्षणिक गुण है ये कौन सा? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। तो दूसरा क्या लिखेंगे? ये सभी धातुएं ये सभी धातुएं ये सभी धातुएं उच्च यानी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उच्च तनन सामर्थ्य, कॉमा उच्च तनन सामर्थ्य कह दो या तन्यता भी कह सकते हैं इसको, टेंसिल स्ट्रेंथ, कॉमा वर्धनीयता। ये सभी धातुएं उच्च तनन सामर्थ्य या तन्यता, कॉमा वर्धनीयता, कॉमा उच्च धात्विक लिख दो, या तो धात्विक चालकता या उच्च उष्मीय यानी उष्मा की सुचालक, उच्च उष्मीय व विद्युत, उच्च उष्मीय व विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो एक जिंक, कैडमियम, मरकरी व मैग्नीज, ये अपवाद है भैया। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज, इनको छोड़कर जो सारे तत्व हैं वो एक से अधिक क्या दिखाते हैं? कुछ प्रारूपिक मतलब कुछ प्रारूपिक जालक संरचनाएं रखते हैं वो ना, या कह दो प्रारूपिक क्रिस्टलीय संरचनाएं रखते हैं। जैसे ठोस अवस्था वाला चैप्टर है नहीं अपने, ठोस अवस्था वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अपन इनको। जैसे वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर रख सकता है, आपके बीसीसी रख सकता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या आपके एफसीसी स्ट्रक्चर रख सकता है, या एचसीपी। अब अपने है नहीं तो अपन तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं इतना, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी व मैग्नीज को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की सभी तत्वों की एक से अधिक एक से अधिक प्रा- एक से अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती हैं। धात्विक संरचनाएं होती हैं। ये लो,
चौथा देखो, एक आगे पढ़ेंगे, ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण भी करते हैं भैया। किसका? अंतराकाशी यौगिकों का। एक ये उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा NiPT निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन लेते हैं। ऐसे मान लो अपन ने पीछे पढ़ा है विल्किंसन कैटलिस्ट, उसमें RHCl PPS3 का अल्ट्रा, इस पर रोडियम क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसका काम करते हैं? जैसे आयरन, एक हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं ना, उसमें आयरन काम में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। आयरन भी क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके का उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। ये दो गुणधर्म और लिख देते हैं, क्यों पीछे आगे आएंगी है ना। और चाहे तो वो भी गुणधर्म ही है, ऊपर वाले रंगीन यौगिकों का बनाना, वो सारे गुणधर्म ही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, और चाहो तो लिख दो। देखो क्या कह सकते हैं, ये अंतराकाशी, कौन से? अंतराकाशी यौगिकों का, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ये कर लेते हैं या करते हैं? ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये लो, अगला गुणधर्म लिख देता हूं मैं, देखो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देना चाहें अपन कि कौन कौन करता है, तो अपन ने देखो ये पढ़ी रखे, Ni निकल पैलेडियम प्लेटिनम आयरन रोडियम एटसेट्रा, और भी करते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। इतने बहुत हैं आपके लिए। एक रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, अपन ने लिख ही रखा है पहले ऊपर, पर फिर भी लिख देते हैं एक बार, ये लोग दोबारा से लिख देते हैं। क्या जा रहा है अपना? अरे अपना क्या जा रहा है भैया ना, लिख लेते हैं। तो कई बार लिखते हैं चीजें याद रहती है ना, कई बार लिखने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। हाँ बिल्कुल एकदम राइट, ओके है ना। देखिए आगे छठा, ये किसका? कलरफुल है ना, रंगीन, कलरफुल, ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। सातवां देखिए, रंगीन यौगिक हो गए, एक ये उष्मा, ये अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, ये उष्मा, अभी लिखा ना अपन ने ये वाला करेक्टर, वह विद्युत के कैसे होते हैं भाई? सुचालक, उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ये तो लिख दिया ना अपन ने, अरे इसको दोबारा नहीं लिखना, इसको दोबारा लिखना है, ये तो लिख दिया ना। रंगीन संकुल यौगिक, अनुचुंबकीय प्रकृति, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये दोबारा अपन ने वैसे है ना। हाँ वो तो अरे इसी में लिख दिया ना, ऐसे लिख देते हैं, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये लो, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका? अरे संकुल यौगिकों का। अगला देखिए,
सातवें के बाद आठवें। संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसा सवाल लिखेंगे अपन आगे जाके, क्या लिखेंगे, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, नौवां, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए अब नौवां, इनके आयन, यानी डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं इनके आयन, जैसे मान लो कॉपर, कॉपर +2 बना रहा है, आयरन +3 बना रहा है मान लो, उसकी बात कर रहे हैं, तो इनके आयन व यौगिक, यानी या फिर ये जो कंपाउंड बनाते हैं कैसे होते हैं, वो अनुचुंबकीय। तो इनके आयन व यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे, अरे अनुचुंबकीय प्रकृति के, प्रकृति के होते हैं। ये लो, और चाहो तो देखो एक मेरी तरफ से लिख देता हूं 10, अरे 9 ज्यादा बढ़िया ही लगेगी ना, 9 10 लिख देते हैं चलो। एक ये मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं भैया, इसकी मिश्र धातु, जैसे कॉपर जिंक, कॉपर भी डी ब्लॉक का, जिंक भी डी ब्लॉक का, मिलकर पीतल बना रहे हैं ना, तो क्या कह सकते हैं, ये मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी मिश्र धातु बना सकते हैं। ये लिखेंगे, ये वाला कैरेक्टर भी लिखेंगे, ये मिश्र धातु निर्माण की, ये पूछा जा चुका है पहले, पीतल वाला, पीतल का रासायनिक संगठन, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बनाते हैं, तो ये मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, एक तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें आंशिक भरे हुए डी कक्षकों की वजह से वो कौन कौन से कैरेक्टर दिखाते हैं, और एक उनकी सामान्य गुणधर्म, उसमें मैंने 9 गुणधर्म लिख दिया आपको, सामान्य, सॉरी 9 क्या 10, कितने 10। अब अगली हेडिंग है अपनी, इनके कुछ भौतिक गुणधर्म देखते हैं भी। कौन से गुणधर्म, अरे भौतिक गुणधर्म, ये लो, तो कुछ इनके भौतिक गुणधर्म देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, ये लो भौतिक गुणधर्म देखिए आप, देखिए भौतिक गुणधर्म में क्या है सुनिए आप। जैसे एक तो इनका गलनांक क्वथनांक है वो उच्च होता है, एक इनकी कणन एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है। तो गलनांक का मान उच्च क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ऐसे कणन एंथैल्पी का मान भी कैसा होता है इनका, उच्च होता है, और ये धातु होते हैं और उच्च कठोर होते हैं भैया। ये कैसे होते हैं, उच्च कठोर, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के, ठीक है ना, जिंक कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो भौतिक गुणधर्म में कि ये कैसे होते हैं भाई, उच्च कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च कठोर होते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, संक्रमण धातु ये तो धातुओं का गुण ही होता है वैसे, उच्च कठोर होते हैं। संक्रमण धातु उच्च कठोर होते हैं।
उच्च कठोर होते हैं। संक्रमण धातु कैसे होते हैं भाई? उच्च कठोर। दूसरा देखो, इनके गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होते हैं भाई? उच्च। इसके संक्रमण तत्वों के, तो क्या कहेंगे? संक्रमण तत्वों की, संक्रमण तत्वों की गलनांक व क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक के मान कैसे होते हैं भाई? उच्च। ये लो, अगला देखिए, तीसरा, यानी इनकी जो गलनांक के मान है ना, वो उच्च होते हैं। उसका कारण क्या है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है? अधिक। इसलिए इनके जो परमाणु है ना, या ये तत्व हैं, कौन से, जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक बढ़ता है, उसका कारण क्या है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ये प्रबल अंतर परमाणु अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं। प्रबल अंतर परमाणु क्या मतलब? अरे दो परमाणु के बीच में जो अंतर क्रिया होगी, भाई अंतर क्रिया से क्या बनेगा? धात्विक बंध बनेगा, क्यों? धातु है, धात्विक नेचर की है ना, तो धातु धातु के बीच तो क्या होगा? धात्विक बंध ही बनेगा, उसमें भाग लेते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वो उतने ज्यादा क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। और उतने ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, धात्विक बंध कैसे हो जाएंगे? मजबूत। और धात्विक बंध मजबूत तो गलनांक भी ज्यादा और क्वथनांक भी ज्यादा। ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हैं अपन? संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक के मान कैसे होते हैं? उच्च। ठीक है, आगे अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं, गलनांक के व क्वथनांक के मान क्या होते हैं? उच्च। प्रथम संक्रमण श्रेणी में, जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी है, ये लिखा अपन ने, डेवलप के अंदर चार श्रेणियां पाई जाती है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट स्कैंडियम से जिंक तक, सेकंड एट्रियम से लेके आपके वो कैडमियम तक, और उसके बाद ये वाले लेंथेनम, उसके बाद 14 लेंथेनाइट नीचे आ गए, फिर हैफनियम से लेके मरकरी तक, और एक कौन सी थी? एक्टिनियम। फिर वही रदरफोर्डियम, मतलब वो रदरफोर्डियम क्या, एक्टिनियम के बाद में आपके थोरियम से लेके प्रोटेक्टिन, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, वो कहाँ गए? आपके एक्टिनाइड में। फिर उसके बाद रदरफोर्डियम, उसके बाद यूयूबी या कॉपर निशियम। तो क्या कहेंगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी? प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनके मध्य इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध बनते हैं। प्रबल धात्विक बंध बनने के कारण बनने के कारण या ऐसे लिख दूं मैं, एक सेकंड, ये वो दो बार आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध बनते हैं, जिससे इनके मध्य
या जिससे इनके गलनांक का मान बढ़ता है। ठीक है ना। उसके पश्चात, ठीक है ना, या उससे पहले मैं ये लिख दूं, देखो मैग्नीज का गलनांक, मैग्नीज का देखो ज्यादा होना चाहिए, वहां भी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसमें मैग्नीज में, लेकिन मैग्नीज की जो स्ट्रक्चर है ना, यानी इसका स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ये भाई स्थायी है खुद ही, तो इसलिए क्या, अंतर परमाणु अन्योन्य क्रिया में भाग नहीं लेता है जितना और ले रहे हैं ऐसे, इसलिए बंद कैसा कमजोर रह जाएगा, तो गलनांक भी घट जाएगा। तो क्या कहेंगे, मैग्नीज का गलनांक है वो स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से मतलब घट जाता है। ठीक है ना। तो इस लाइन को मैं लिखवा देता हूं, देखो देखो, यानी एक तो देखो मैग्नीज का गलनांक स्थायी अर्धपूरित विन्यास के कारण कम होता है। क्योंकि अर्धपूरित विन्यास के कारण, क्योंकि अर्धपूरित विन्यास के कारण, अर्धपूरित विन्यास के कारण इनके मध्य अर्धपूरित विन्यास के कारण इनके मध्य दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं, दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं। ये लो, एक देखो मैं यहां लिख दूं मैग्नीज यानी ये तो मैग्नीज व टेक्नीशियम, मैग्नीज और टेक्नीशियम दोनों में है ना D5 विन्यास है, पर इनका जो गलनांक है वो कैसा है, कम। तो क्या कहेंगे, मैग्नीज व टेक्नीशियम को छोड़कर बाकी किसी भी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में किसी भी श्रेणी में D5 विन्यास रखने वाले तत्वों का, D5 विन्यास रखने वाले जो तत्व हैं, यानी D5 विन्यास रखने वाले तत्वों का, यानी जिसके पास D5 है, गलनांक उच्च होता है। जैसे देखो क्रोमियम भी 3D5 ही रख रहा है आपकी,
क्रोमियम 3d5, ऐसे आपके मोलिब्डेनम वो भी 3d5 रख रहा है, बाकी सबका ज्यादा है किसको, मैग्नीज और टेक्नीशियम को छोड़कर। आपसे पूछ ले कि वो कौन से एलिमेंट्स है जिनको छोड़कर किसी भी श्रेणी में D5 विन्यास रखने वाले तत्व का गलनांक उच्च होता है। देखो ये रट्टा मतलब थोड़ा सा ज्यादा वो समझने का भी नहीं है अभी ये चैप्टर ना, यहाँ से शुरू में थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है, फैक्ट आपको मतलब एक तरीके से याद ही करने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा देखो, तो वो कौन कौन से तत्व हैं, एक मैग्नीज और एक टेक्नीशियम। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए गलनांक का मान भी बढ़ता है। कारण कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए प्रबल अंतर परमाणु में अन्योन्य क्रिया होगी, यानी धात्विक बंध कैसा होगा, मजबूत बनेगा, तो गलनांक का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैग्नीज के बारे में लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब मैग्नीज की बात देखो, जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, इसलिए क्या होगा, धात्विक बंध निर्माण की सामर्थ्य भी घटेगी और उससे क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन आगे, देखिए आगे देखिए अब, ये लो 5 6, सही है। आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे अपन, अगला 4 पॉइंट हो गए, पांचवा देखो क्या लिखेंगे, मैग्नीज के पश्चात जिंक तक, जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के कारण घटने के कारण इनके मध्य धात्विक बंध की सामर्थ्य घट जाती है, सामर्थ्य घट जाती है। अतः इनकी अतः इनकी गलनांक के मान भी गलनांक के मान भी घट जाते हैं, गलनांक के मान भी घट जाते हैं। ये लो, गलनांक के मान भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। एक देखो अगला, कि जो संक्रमण तत्व है ना भाई, उनकी जो कणन एंथैल्पी होती है ना, कौन सी एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी किसी भी यौगिक का एक मोल ले लिया, उसके अंदर जितने बॉन्ड होते हैं सबको तोड़ के उसको गैसीय परमाणु में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है ना, वो आपकी कणन एंथैल्पी कहलाती है। इनकी कणन एंथैल्पी भी कैसी होती है, अरे उच्च, कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाने की वजह से ये प्रबल अंतर परमाणु अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं, इस वजह से इनकी जो कणन एंथैल्पी उसका मान कैसा होता है, उच्च। वही गलनांक जैसे कारण है, ठीक है ना। और आपको अपने जो सिलेबस में है ना, वो केवल 3D श्रेणी के बारे में है ज्यादा, है ना, जो डिटेल में पढ़ेंगे ना अपन सारा 3D श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, 3D श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखो, अगला पॉइंट, इस संक्रमण तत्वों की, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, एक सवाल भी दे रखा है,
संक्रमण तत्वों की कणन, ये देखो आपके 11th क्लास में है, ये कणन एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पियां हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो क्या कह रहे हैं अपन, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी का मान कैसा होता है भाई, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। कैसा होता है भाई, उच्च, उच्च होता है, क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, संख्या अधिक पाई जाती है। संख्या अधिक पाई जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है, अतः ये परमाणु अतः ये परमाणु प्रबल अंतर परमाणविक प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया में प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं, जिससे इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध बनते हैं। कैसे, प्रबल धात्विक बंध बनते हैं, बंध बनते हैं, ठीक है ना। आपसे ये पूछ सकता है, इसमें भी देखो जिंक की जो कणन एंथैल्पी है ना, अरे वो सबसे कम होती है भैया ना। और उसका कारण क्या है, जिंक के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इनके मध्य में वही जिंक जिंक के बीच में क्या, दुर्बल धात्विक बंध बनेगा। इस वजह से इसकी कणन एंथैल्पी का मान अरे सबसे कम होता है। और उसमें लिख भी रखा है आपके, वैल्यू भी उसकी 125 या 26 कुछ ऐसे लिख रखी है शायद, एक सेकंड देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी, और ऐसा क्वेश्चन में है कि जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम 126 किलो जूल पर मोल होता है। देखो चाहो तो मैं लिख देता हूं, चलो ऐसा सवाल दे रखा है तो सवाल की जगह अपन ये लिख लेते हैं, ये लो नॉट, कि आपको ये याद रखना है। तो क्या कहेंगे, जिंक धातु की कणन एंथैल्पी, जिंक धातु की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम, सबसे कम, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 126 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दे रखा है आपके, डायरेक्ट सवाल दे रखा है, पूछ सकता है आपसे 126 किलो जूल पर मोल
होता है, क्योंकि क्योंकि इसका या क्योंकि इसकी डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, क्योंकि इसकी डी कक्षक कैसे भरे होते हैं भाई, पूर्ण भरे होते हैं। अतः ये धात्विक बंध के अतः ये धात्विक बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, धात्विक बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, जिससे इनके मध्य दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं। कैसे दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं, दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कारण लिख दिया, ये मैंने आपको कारण लिख दिया। ये कनन एंथैल्पी होगी आपकी। अब कल हम देखेंगे क्या, परमाणविक और आयनिक आकार को देखेंगे भैया। परमाणविक और आयनिक आकार यानी मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद आयनन एंथैल्पी, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह उसको देखेंगे। फिर अपन ने ये जो गुणधर्म लिखे ना, इनको वन बाई वन करके अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, रंगहीन आयन क्यों बनाते हैं, इस तरीके की सारी बातें करेंगे अपन डी ब्लॉक के अंदर। तो ज्यादा डी ब्लॉक में देखो समझने का कुछ नहीं, एक्चुअल डेटा है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। थोड़ा सा डिले हुई है ना, उसके लिए सॉरी। क्लास है ना, वो कारण क्या, थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स आ गई थी इस वजह से ना, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब छोटी मोटी तो ऐसे चलती रहेंगी टेक्निकली, ठीक है बच्चों।